हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं अपनी लास्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन का लिंक हमेशा अपनी न्यू वीडियो अपलोड के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, तो जो भी उसे देखना चाहते हो वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो आइए आगे का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि शाओ यांग अपने छोटे भाई शाओजा को वापस ले जाने के लिए ह्यूमन रेलम में आता है कि तभी वहां अचानक से आ पहुंचे वांग यीबो को देखकर हैरान रह जाता है, जो असलियत में वैम्पायर किंगडम का महासम्राट था, जिसे अपने बारे में कुछ याद नहीं था। वहीं झान यीबो के गले लगे हुए वापस जाने से मना कर देता है और कहता है कि वो बॉस के साथ रहेगा क्योंकि वो उसे प्यार करता है। जिस पर यीबो कहता है, जान, मेरा नाम वांग यीबो है, बॉस नहीं। फिर शाओ यांग की तरफ देखकर कहता है, और आपको अपने छोटे भाई की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं यहाँ कुछ दिन इसके साथ रहूँगा, ये यहाँ कंफर्टेबल रहेगा। यीबो ये सब कह तो रहा था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो ये जानने के लिए उत्सुक था कि जान के उसके ऊपर कूदने के बाद भी उसे पैनिक अटैक क्यों नहीं आया था। उसने तो जान को अभी तक अपनी बाहों में थामा हुआ है, जिससे वो बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा है, और उसके दिल की गहराइयों में उसे ऐसा लग रहा था मानो वो जान का होता जा रहा है। वहीं वेम्पायर किंगडम में, मेरे बेटे, अब 3000 साल से ऊपर हो गए हैं तुम्हें उस पर जादू किए हुए और उसे पृथ्वी पर भेजे हुए, ताकि वो ऐसे इंसान के रूप में पुनर्जन्म ले जिसे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ याद ना हो कि वो आखिर कौन है, और ना ही कभी अपना प्यार पा सके, बल्कि तुम कई जन्मों से अपने बड़े भाई के मेट के साथ एंजॉय करते आ रहे हो और उसकी लाइफ जीते जी नरक बनाते आ रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि ये सब एक दिन कभी ना कभी अपने अंत तक जरूर पहुंचेगा? वांग लियो की मॉम, जो स्वर्गीय वेम्पायर किंग की कॉन्क्यूबाइन थी, कहती है, जिसे सुनने के बाद वांग लियो अपनी आईज रोल करते हुए एक स्माइल के साथ कहता है, वो श्राप उस पर हमेशा रहेगा। आप कभी भी उस वांग यीबो के बारे में ना ही तो कुछ सुन पाएंगी और ना ही उसे कभी भी देख पाएंगी। वांग लियो, जो वेम्पायर किंगडम का रीसेंट किंग है, अपने चेहरे पर एक स्mirk के साथ कहता है। वहीं पृथ्वी पर जान यीबो की बात सुनकर बहुत खुश था कि यीबो बाकी सबको निकाल कर सिर्फ उसे अपने साथ रहने देगा, क्योंकि वो एक स्पेशल लिटिल ड्रैगन प्रिंस है। उसकी मॉम ने सही कहा था कि वो एक अडोरेबल प्रिंस है, उसे सब प्यार करेंगे। वहीं शाओ यांग जानता था कि वो ह्यूमन वर्ल्ड में ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकता, क्योंकि उसे फौरन वापस जाकर वेम्पायर के महासम्राट यीबो के बारे में अपने माता पिता से भी बात करनी थी। मेरे भाई, आओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ये कहते हुए शाओ यांग जान को बिना वक्त दिए खींचकर उसे अपने साथ वहाँ से ले जाता है। जान यीबो की सेंट से जैसे ही दूर होता है, पाउट बना लेता है, क्योंकि वो अब एक पल के लिए भी यीबो को अपनी नज़र से दूर नहीं जाने देना चाहता था। बड़े भाई, आप क्या कहना चाहते हो? जान अपने भाई द्वारा यीबो से दूर ले जाने की वजह से खुश नहीं था और पाउट बनाते हुए पूछता है। शाओ यांग अपने लिटिल ब्रदर की तरफ एक शक की नज़रों से देखते हुए कहते हैं कि अब तुम ये मत कहना कि तुम्हें कोई ऐसा मिल गया है जिसे तुम पसंद करने लगे हो, जबकि तुम्हें पता ही नहीं है कि किसी को पसंद करना क्या होता है। तुम तो ऑलरेडी मॉम, डैड और मुझे भूल ही बैठे हो। जान, जो अभी भी पाउट बनाए हुए था, कहता है, मैं उसे पसंद नहीं करता, मैं उसे तो प्यार करता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि वो भी मुझे प्यार करता है। अब आप ही देखो, उसने सबको बाहर निकाल दिया, लेकिन सिर्फ मुझे यहाँ रहने दिया क्योंकि मैं बहुत स्पेशल हूँ। ये कहते ही जान बहुत खुशी से मुस्कुराने लगता है। शाओ यांग को अपने भाई की बात सुनकर बेहोशी जैसा फील होता है
ये सोचकर कि क्या उसके भाई को पता भी है कि वो क्या बोल रहा है और इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि जान इतना चिल्लाकर बोल रहा था कि यीबो ने यकीनन सब सुन लिया होगा। जान अभी ह्यूमन वर्ल्ड के अकॉर्डिंग सिर्फ 17 साल का है और 21 साल का होने पर ही वो अपने असली मेट को पहचान सकता है, लेकिन शाओ यांग ये क्लियरली देखकर बता सकता था कि वांग यीबो ही उसके छोटे भाई का रियल मेट है, क्योंकि एक इमेच्योर ओमेगा ड्रैगन का अपने मेट की सेंट को स्मेल करना और उसमें खो जाना एक नॉर्मल बात थी, लेकिन इतनी बेशर्मी और बोल्डनेस के साथ अपने अल्फा के लिए प्यार का इजहार करना ड्रैगन कोड ऑफ एथिक के खिलाफ था। लेकिन वो अपने छोटे भाई का कुछ नहीं कर सकता था, और वैसे भी उसे अपने सवालों के जवाब जल्द चाहिए थे, क्योंकि वो ये जान गया था कि उसके भाई का रियल मेट वैम्पायर किंगडम का महासम्राट था, ना कि उनका छोटा भाई जो अभी वैम्पायर किंगडम में राज कर रहा है। शाओ यांग अपने छोटे भाई को समझाने के इरादे से आगे कहता है, क्या तुम्हें पता है जो कुछ भी अभी तुमने कहा वो कितनी सीरियस बात है? जिस तरह से तुम कन्फेस कर रहे हो, और अगर तुम अपनी बात पर श्योर हो तो अगला कदम यकीनन इसके बाद शादी और बच्चे करना होगा। तो ठीक है, मैं उससे शादी भी कर लूँगा और बच्चे भी। आप अब जाओ बड़े भाई, मॉम और डैड को मेरा हेलो कहना। ये कहते ही जान वहाँ से भागकर यीबो के पास वापस चला जाता है। वहीं शाओ यांग हैरानी और घबराहट में खुद को दीवार के सहारे संभालते हुए सोचता है कि क्या अभी जो भी उसने कहा वो जान ने सीरियसली ले लिया है? वो तो सिर्फ उससे थोड़ा सा मजाक करके डराना चाह रहा था। मेरा भाई कैसे इतना इनोसेंट और स्टूपिड हो सकता है? शाओ यांग ये उम्मीद कर रहा था कि उसका भाई महासम्राट को अब उससे शादी और बच्चे करने के लिए फोर्स ना करने लग जाए, क्योंकि अगर उसके छोटे भाई को कुछ चाहिए तो वो उसके पीछे पड़ जाता है और इतने टेंट्रम्स शो करता है कि सामने वाले को उसके भाई के सामने घुटने टेक कर हार माननी ही पड़ती है। वहीं यीबो, जिसने जान की बात सुनी थी कि वो उससे प्यार करता है और ये भी कि जान उससे शादी भी करेगा और बच्चे भी, यीबो को मन ही मन बहुत खुशी महसूस होती है और उसका बॉडी रिएक्शन और बुरा हो जाता है, क्योंकि इस वक्त वो बहुत हार्ड फील करने लगा था। यीबो कुशन से अपने लोअर पार्ट को छुपाते हुए बहुत एम्बैरेस फील कर रहा था कि वो उस शरारती क्यूट ड्रैगन की बात सुनकर ही इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहा है, जबकि उस लिटिल ड्रैगन को तो पता ही नहीं है कि वो क्या कह रहा है। यीबो ने ऐसा पहले कभी फील नहीं किया था। ये सब उसके लिए एक नया एहसास था। वो फौरन अपने सीने पर हाथ रखता है, जहां उसे अपनी तेज चलती धड़कनें महसूस हो रही थी। क्या ये एहसास प्यार है? मैं कैसे इतनी आसानी से किसी से प्यार कर सकता हूँ? क्या ये नॉर्मल है? एक ड्रैगन के प्यार में पड़ जाना और उसे हमेशा के लिए अपना बनाने की फीलिंग्स कि कोई और उसे कभी ना छू सके। यीबो जान के लिए ये सब सोच ही रहा था कि उसकी फीलिंग्स और पॉजिटिवनेस और ज़्यादा जान के लिए बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसके माथे की नसें उभरने लगती है, उसकी हालत बिगड़ने लगती है। अगले ही पल उसके बॉडी के जॉइंट्स सफ़ेद होने लगते हैं और आंखें लाल रंग की हो जाती है, और कुछ अजीब सी इमेजेस और आवाज़ें उसके दिमाग से गुजरने लगते हैं। यीबो को अचानक अपने सिर में एक शार्प पेन फील होता है और दर्द से करहाते हुए अपने सिर को पकड़ लेता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि यीबो को ह्यूमन वॉइस की जगह एक जानवर के दर्द से ग्रॉल करने की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि उसके अंदर से ही आ रही थी। वो फौरन अपनी जगह से उठकर पास के कमरे में जाकर जैसे ही दरवाज़ा बंद करता है, वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। उसके दिमाग में वो आवाज़ें और तस्वीरें लगातार चल रही थी, जिसकी वजह से वो 10 गुना ज़्यादा दर्द महसूस कर रहा था और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। लेकिन उसकी ये फीलिंग्स
बहुत स्ट्रांग थी कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उस लिटिल ड्रैगन की वजह से ही हो रहा है। शाओजान जो जस्ट अभी उस कमरे में पहुंचा था, यीबो को वहां ना पाकर उसकी सेंट को फॉलो करने का सोचता है और थोड़ी ही देर में उसे एक दर्द से भरी क्रॉल करने की आवाज कमरे के अंदर से आती हुई सुनाई देती है। वो फौरन अपनी जगह से गायब होकर सीधे यीबो के पास पहुंच जाता है। वो जल्दी से यीबो को गले लगा लेता है और यीबो के आंखों का रंग और उसके 4 शार्प फैंग्स देखकर हैरान रह जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन? इतनी लेट ट्रांसफॉर्मेशन? यीबो, तुम वैम्पायर हो, पर तुम्हें इतना दर्द क्यों हो रहा है? जान कंसर्न होकर पूछता है। जान वक्त पर बात किए बिना फौरन यीबो को अपनी ऊर्जा देने लगता है ताकि यीबो का पेन कुछ कम हो सके, जिसकी वजह से जान कमजोर महसूस करने लगता है और अगले पल अपने होश खो देता है। वहीं यीबो जैसे ही रिलैक्स होकर अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आता है, जान का सिर उसके सीने पर गिर जाता है। वांग यीबो होश में आते ही जान को अपने ऊपर सोता हुआ पाता है। वो जान को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके अपने बेड पर लाकर सुलाता है और उसके पास ही बैठ जाता है। जान नींद में मूव करते हुए अनकॉन्शियसली यीबो को कमर से पकड़कर उसके गोद में अपना सर रख लेता है। यीबो अचानक से स्टिफ हो जाता है, लेकिन कुछ सेकंड्स में ही रिलैक्स फील करते हुए नॉर्मल हो जाता है। यीबो सोते हुए जान को देखे जा रहा था। अपने पूरी जिंदगी में इस लिटिल ड्रैगन जैसा ब्यूटीफुल उसने कोई नहीं देखा था जो आज उसके इतना करीब था। ये हैरानी की बात थी कि यीबो को कुछ भी याद नहीं था कि उसने क्या देखा था या क्या सुना था, लेकिन उसे ये स्ट्रेंज फीलिंग थी कि वो कोई और है और वो पूरी तरह से कोई और ही जिंदगी जी रहा है। उसे ये फील हो चुका था कि वो ये तो नहीं है जो वो अभी है। ये सोचते हुए वो बेड से उठने की कोशिश करता है, लेकिन जान उसे जाने नहीं देता। हिलो नहीं बेड, अपने मास्टर को आराम से सोने दो। जान ये बड़बड़ाते हुए सोना कंटिन्यू रखता है। जान को सुनकर यीबो उसे देखते हुए मन ही मन कहता है, ये अभी मुझे अपना बेड समझ रहा है और इससे ज़्यादा ये तो मुझे अपना सर्वेंट ही मानता है। ये कितना वियर्ड ड्रैगन है, लेकिन बहुत क्यूट। ये सोचते हुए यीबो के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। यीबो आगे सोचता है कि उसे इस लिटिल ड्रैगन के लिए तब तक काम करने में कोई परेशानी नहीं होगी जब तक वो ड्रैगन यीबो को खुश रखेगा। तब तो यीबो भी ना ही तो हेजिटेट करेगा और ना ही दूसरी बार सोचेगा इस ड्रैगन को कुछ और साल अपने पास रख कर उसका ख्याल रखने के लिए, जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता। तब शायद हो सकता है ये लिटिल ड्रैगन भी उससे प्यार करने लगे। लेकिन यीबो को इस बात का भरोसा नहीं था कि उसकी बॉडी का लिटिल ब्रदर कुछ सालों तो क्या 1 महीना भी सरवाइव कर पाएगा या नहीं, क्योंकि उसकी ये फीलिंग तो बहुत स्ट्रांग थी कि अगर वो खुद को शांत करने के लिए अपनी बॉडी के लिटिल ब्रदर की हेल्प करता भी है तो वो सॉल्यूशन अब यीबो के लिए काम नहीं करने वाला था। यीबो जान को बेड पर अच्छे से सुलाकर अपने लिए कुछ कपड़े ऑनलाइन ऑर्डर करता है। जब तक डिलीवरी आती है जान उठ चुका था। वो यीबो के पास जाकर देखने की कोशिश करता है कि क्या आया है। क्या ये कुछ यमी चीज़ है? जान खुश होकर पूछते हुए अपने सामने रखे बॉक्स को खोलने की कोशिश करने ही वाला था कि वांग यीबो कहता है, ये खाना नहीं है, मेरे कपड़े हैं और तुम बिना मेरी परमिशन के बाहर नहीं जाओगे, क्योंकि लोग तुमसे डर सकते हैं और तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये एक डिफरेंट डायमेंशन है। लोगों को यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम एक प्रिंस हो। यीबो बहुत सीरियस होके जान को समझाता है, जिस पर जान बात को समझते हुए हाँ में सिर हिलाता है, क्योंकि वो सोच रहा था कि वो क्यों बाहर जाएगा जबकि उसका फेवरेट वांग यीबो वहाँ उसके साथ है, जो बहुत अच्छा स्मेल करता है और उसकी सेंट बहुत एडिक्टिव है। ठीक है,
मैं बाहर नहीं जाऊंगा, पर अब मुझे भूख लगी है, मैं कुछ खाना चाहता हूँ। जान यीबो का हाथ पकड़ते हुए कहता है। यीबो हाँ में सिर हिलाते हुए उस फूड के लिस्ट की तरफ देखता है जो कि जान को देना था। शाओ यांग अपने जाने से पहले यीबो को जान के खाने की एक लिस्ट देकर गया था जो जान के लिए पकाना था। यीबो सिर्फ एक नज़र लिस्ट पर डालता है और उसे सब याद हो जाता है। यीबो उस पेपर को टेबल पर रखकर शेफ को लंच रेडी करने का इंस्ट्रक्शंस देता है। जान ये सुनकर कि यीबो ने खाना पकाने का ऑर्डर दिया है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो शिकायत करने ही वाला था कि तभी वो देखता है कि यीबो वो लिस्ट वहीं टेबल पर छोड़कर वहां से चला गया है। ये देख जान चुप रहता है। जैसे ही यीबो वहां से जाता है, जान फौरन वो पेपर का टुकड़ा उठाकर नफरत भरी नज़र से उसकी तरफ देखते हुए एक बड़ी सी शरारत से भरी स्माइल के साथ उस पेपर के टुकड़े को जलाने की कोशिश करता है। लेकिन अगले ही पल उसकी हंसी गायब हो जाती है जब वो उस पेपर के टुकड़े को जला नहीं पाता। वो हैरान होता है कि उसकी इंटरनल एनर्जी को क्या हो गया है, क्योंकि कभी भी जब वो अपनी इंटरनल एनर्जी को कम महसूस करता था तो आराम करने के बाद दोबारा अपनी शक्तियां पा लिया करता था। जान वहीं बैठकर अपनी आंखें बंद करके अपनी पावर्स को सेंट्रलाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे यह रियलाइज हो जाता है कि यीबो ने जब से उसकी पावर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया है, जान के अंदर पावर बची ही नहीं थी। मेरी शक्तियाँ, मैंने कितने सालों प्रैक्टिस करके पावर्स पाई थी और अब सारी चली गई। मैं कभी भी अब अच्छा ड्रैगन नहीं बन पाऊंगा, कभी किसी की मदद नहीं कर पाऊंगा। जान उदास होते हुए कहता है और एक गोली निकालता है जिसमें पावर्स थी। जान जैसे ही एक गोली खाता है उसकी थोड़ी सी पावर्स वापस आ जाती है। जान मुस्कुराते हुए सोचता है कि अब तो कल तक उसकी पूरी पावर्स वापस आ जानी चाहिए। फिर वो मन ही मन खुद की तारीफ करते हुए कि वो कितना स्मार्ट ड्रैगन है, वो पेपर का टुकड़ा फाड़ देता है ताकि उसे वो बकवास पका हुआ खाना दोबारा ना खाना पड़े। पर जान को कहाँ पता था कि जीनियस यीबो ने पहले ही सब अपने दिमाग में उसके खाने की लिस्ट फीड कर ली थी और यीबो को उस पर्ची को दोबारा देखने की कोई ज़रूरत नहीं थी कि उस लिटिल ड्रैगन को कब क्या खिलाना है। यीबो शेफ को लंच का इंस्ट्रक्शन देकर अपने कमरे में जाता है और पूरा कमरा खुद से साफ करता है। फिर अपने नए कपड़े एक जगह और पुराने कपड़े एक जगह रखता है जो जान ने ऑलरेडी हथिया लिए थे। अब वो कमरा दोबारा से पहले की तरह चमक रहा था। यीबो एक सेटिस्फैक्टरी स्माइल के साथ अपना कमरा निहार रहा था कि तभी मेड आकर यीबो को लंच रेडी हो गया है ये इन्फॉर्म करती है। यीबो फौरन शावर लेकर जैसे ही डाइनिंग रूम में आता है, देखता है कि जान चेयर पर बैठा टेबल पर रखे खाने को अपनी बाहें सिकोड़ कर एक खूनी नज़र से देख रहा था कि तभी यीबो को शाओ यांग की बात याद आती है जो उसने जान के खाने की लिस्ट देते हुए कहा था कि जान को खाना पकाकर खाना बहुत बुरा लगता है। तभी यीबो की नज़र ज़मीन पर बिखरे हुए कागज़ों के टुकड़ों पर पड़ती है। यीबो अपनी ही जगह खड़ा होकर मेड की तरफ देखता है और उन कागज़ के टुकड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहता है, क्या तुम्हें ये फ्लोर पर बिखरी गंदगी नहीं दिखी या फिर तुमने खुद ये गंदगी फैलाई है? फौरन इसे साफ करो इससे पहले कि मैं तुम्हारा सामान बांधकर तुम्हें यहाँ से निकाल दूँ। यीबो बहुत कठोर आवाज़ में कहता है। जान जिसने यीबो को वहाँ आते नहीं देखा था, उसकी कठोर आवाज़ सुनकर खाने को घूरना छोड़कर अपने चेहरे पर एक डर के साथ सोचता है, अरे ये गंदगी तो मैंने फैलाई थी, तो क्या वांग यीबो ये सब मुझे कह रहा है या इस मेड को? जान जिसमें अभी तक यीबो की तरफ देखने की हिम्मत नहीं हुई थी, सीधे मेड की तरफ देखता है तो उसे महसूस होता है कि यीबो ने ये सब उस मेड को कहा था। जान एक राहत की सांस लेकर सोचता है कि वाकई यीबो के पास
कैसे ऐसा दिल हो सकता है कि इस अडोरेबल प्रिंस को डांट सके, जिसने तो कभी कोई परेशानी खड़ी नहीं करी थी। झान फौरन यीबो की नकल करते हुए मेड को सफाई जल्दी करने का इंस्ट्रक्शंस देते हुए उठकर यीबो के पास आकर खड़ा हो जाता है। मेड हैरान लुक्स के साथ झान को देखती है और सोचती है कि ये गंदगी खुद इसने फैलाई थी और अब तक इसे इस गंदगी से कोई परेशानी नहीं हो रही थी, लेकिन अब ऐसे बोल रहा है मानो बॉस से ज्यादा इसे गंदगी से प्रॉब्लम हो। ये सोचते हुए मेड पूरा कमरा साफ करने लगती है और झान यीबो की नकल करते हुए उसे इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। झान खुद को स्कैरी दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन असलियत में वो हद से ज्यादा क्यूट लग रहा था, जिसे देख यीबो के चेहरे पर एक नेवर एंडिंग स्माइल आ रही थी। फिर दोनों बैठकर लंच करते हैं। झान बिना किसी शिकायत के वो खाना खाने लगता है, क्योंकि वो मन ही मन में सोच रहा था कि बस आज ही तो खाना खाना है, खा लेता हूँ। मैंने तो पर्ची फाड़ दी है और यीबो को पता भी नहीं चला। कल से मुझे ये सड़ा सा खाना नहीं खाना पड़ेगा। झान इसी खुशी में बहुत सारा खाना खा लेता है। अगर यीबो को पता चलता कि उस समय झान के दिमाग में क्या चल रहा है, वो यकीनन अपना सिर पकड़ लेता। वो पूरा दिन बहुत अच्छे से बीतता है। झान यीबो के लैब में अपना खेल खेलते हुए थोड़ा वक्त बिताता है, जिसका यीबो को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो झान को वो जैसा चाहे वैसे अपना लैब इस्तेमाल करने देता है। लंच के बाद यीबो कुछ कंस्ट्रक्टर्स को बुलाकर अपने लैब का लेआउट चेंज करने को कहता है, क्योंकि उसे अपना काम दोबारा शुरू करना था। उसे 2-3 घंटे के लिए बाहर लेक्चर्स देने के लिए भी जाना था, क्योंकि वो पूरा का पूरा गूगल था और अपने इतनी छोटी उम्र में ही एक प्रोफेसर की तरह बाहर लेक्चर भी देने जाता था। वहीं झान खुद को कमरे से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था जब यीबो कंस्ट्रक्टर से बात कर रहा था। झान यीबो के साथ जाना चाहता था, लेकिन यीबो ने उसे एक कैदी की तरह कमरे में बंद कर दिया था। उसकी पावर्स पूरी ना आने की वजह से वो उस कमरे से बाहर नहीं आ सकता था और सोचता है कि यीबो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। यीबो ने प्रॉमिस किया था कि वो इस प्रिंस झान के साथ मिसबिहेव नहीं करेगा। ये प्रिंस तो सिर्फ उन 2 कंस्ट्रक्टर्स में से एक को खाना ही तो चाहता था, क्योंकि वो बहुत यम्मी लग रहा था। लेकिन मेरे कुछ करने से पहले यीबो ने मुझे यहाँ बंद कर दिया। मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, मैंने तो बहुत अच्छे से बिहेव किया था, लेकिन यीबो ने मुझे इस कमरे में बंद क्यों कर दिया। झान चिल्ला चिल्ला कर यीबो को दरवाज़ा खोलने के लिए बुलाता है, लेकिन वो रूम साउंड प्रूफ था तो कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता। जब तक यीबो अपने काम से फ्री होता है, शाम के 6 बज चुके थे। झान तब तक थक कर वहीं उस कमरे में बैठ जाता है। यीबो जैसे ही झान के कमरे का दरवाज़ा खोलता है, झान उसे देखकर पाउट बनाते हुए दूसरी तरफ मुंह फेर लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि यीबो ने उसके साथ गलत किया है। ऐसा तो उसके साथ आज तक उसके पेरेंट्स तक ने नहीं किया था। यीबो दरवाजे के पास ही खड़े रहकर बोलता है, अगर तुम बाहर नहीं आओगे तो मैं दरवाज़ा दोबारा बंद करने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। और जो तुम्हारा डिनर जिसमें आज मैंने थोड़ा सा मीट। यीबो की बात बिना पूरी सुने मीट का नाम सुनते ही झान उछलकर दरवाजे के पास आकर कहता है, किसने कहा मैं बाहर नहीं आऊँगा? क्या मैं सच में रॉ मीट खाऊंगा? जिस पर यीबो हाँ में सिर हिला देता है। यीबो ने झान को मनाने के लिए थोड़ा सा रॉ मीट डेजर्ट के रूप में झान के डिनर में ऐड करवाया था, क्योंकि थोड़ा सा खाने से उसकी हेल्थ पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। वो दोनों डिनर के बाद सोने के लिए जाते हैं, जहां झान यीबो के साथ सोने की जिद करता है और उससे दूर नहीं जाता। यीबो जिसने अब तक अपनी लाइफ में किसी के साथ अपना बेड शेयर नहीं किया था, झान को अपने इतना पास पाकर बहुत नर्वस होता है। तुम्हें मुझे ही हक करके क्यों सोना है? तुम पिलो को हक करके सो सकते हो, तुम्हें ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। यीबो नर्वस होते हुए झान को देखते हुए कहता है, जो यीबो को हक करके सोने का मन बना चुका था। झान
बहुत इनोसेंटली यीबो को देखते हुए कहता है, अगर मैं तुमसे दूर सोऊंगा तो प्रेग्नेंट कैसे होऊंगा? लोग कहते हैं कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ साथ में सोते हैं तो वाइफ प्रेग्नेंट हो जाती है, और अगर मैं तुम्हें हक करके सोऊंगा तो मैं जल्दी प्रेग्नेंट हो जाऊंगा। अब जल्दी से मेरे पास आओ और मुझे तुम्हें हक करके सोने दो ताकि मैं जल्दी से प्रेग्नेंट हो सकूं। जान का ये जवाब सुनकर यीबो के खुद का सलाइवा उसके गले में अटक जाता है और सोचता है कि ये लिटिल ड्रैगन क्या कहे जा रहा है। इसने ये सब कहाँ से सुन लिया? भला कब से लोग सिर्फ एक दूसरे को हक करके सोने से प्रेग्नेंट होने लगे हैं? तो गाइज, आज की ये फुल ड्रामा से भरी क्यूट सी स्टोरी एक्सप्लेनेशन को मैं यही रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।